शायरी में आपके शायर और मेरे भाई मजाज का क्या मुकाम है और उनके मुख्तसर मजमूए कलाम की क्या जगह है, ये बताने के लिए आप में से बहुतेरे अहले ज़ौक़ मुझसे कहीं ज़्यादा अहलियत रखते होंगे और मेरे लिए मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना होना भी शायद मुमकिन न हो। मैं आपके शायर मजाज को एक मोहब्बत करने वाले और शिद्दत से मोहब्बत की ख्वाहिश रखने वाले भाई की हैसियत से जानती हूँ, अपने एक मुशफ़िक़ उस्ताद की हैसियत से जानती हूँ, एक हुस्न परस्त इंसान की हैसियत से जानती हूँ। वो हुस्न जो शऊर की पाकीज़गी में होता है, ज़िंदगी के हर खुशकुन मसले में होता है, कुदरत के हर दिल फरेब नज़ारे में होता है, सिर्फ चेहरे के नक्श निगार और रंग रूप तक महदूद नहीं होता। मैं आज जो कुछ हूँ अपने इस भाई की वजह से हूँ। गब्बी तो न थी, लेकिन बचपन में मैं अपने गुड़िया गुड्डों और हनकुलियों को बगदादी कायदे से कहीं ज़्यादा दिलचस्प पाती थी। सो मौलवी साहब आते, या तो मैं गायब होती या मेरा बगदादी कायदा। अगर इत्तेफाक से दोनों मौजूद होते तो पिछला सबक जहन से गायब होता। गर्ज़े के मौलवी साहब ने आजिज़ होकर एक जन्नाटेदार तमाचा मेरे गाल पर लगाया और इस पैगाम के साथ मुझे भिजवा दिया कि ये लड़की मेरे काबू में नहीं आ सकती। असरार भाई ने कहा, कल से ये मौलवी साहब के पास नहीं जाएगी। मालूम नहीं क्या जादू था मेरे इस उस्ताद में, मुझे 2-2.5 साल में इस काबिल बना दिया कि मेरा अलीगढ़ में तीसरी जमात में दाखिला हो गया। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलीगढ़ गई तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उर्दू का इंतखाब करूं। अपने अदबी रुझान की तरफ से मुझे कोई खुशफहमी न थी। मैंने कहा, भैया आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शायद मेरे गैर शऊर में कहीं अपने चाहने वाले भाई की ख्वाहिश से इनकार का जुर्म था, जिसने इस उम्र रसीदगी पर कलम पकड़ने की जुर्रत दी और कई वो तसानीफ़ वजूद में आ सकी जो अदबी हल्के में पसंद भी की गई। मैं अपने इस भाई की शख्सियत की अक्कासी के लिए उसी के चंद अशार काफ़ी समझती हूँ। खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तलबगार हूँ मैं, छेड़ती है जिसे मिज़राब अलम, साज़ फितरत का वही तार हूँ मैं। ऐब जो हाफिज़ो ख़य्याम में था, हाँ उसका भी गुनहगार हूँ मैं। कुफ्र व इल्हाद से नफ़रत है मुझे और मज़हब से भी बेज़ार हूँ मैं। हूर व गुलमा का यहाँ ज़िक्र किया, नौ इंसान का परिस्तार हूँ मैं। अपने इस भाई से मुतालिक बहुत सी यादें हैं, कुछ वाज़ेह कुछ मुबहम। इन यादों में कसक भी है और खटक भी, फिर भी बहुत अजीज़ हैं मुझे अपनी यादें। मेरी और असरार भाई की उम्र में कमोबेश 12 साल का फ़र्क था, सो कुछ यादें तो बुज़ुर्गों की देन हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि उनकी जग्गन या जग्गू की उर्फियत की वजह तस्मिया क्या है। उनके अक़ीक़े का नाम बाप के नाम सिराजुल हक़ के हमवज़न असरारुल हक़ रखा गया था और छोटे भाई का अंसारुल हक़, जो घर में अंसू कहलाते थे। मेरी बहन सफ़िया अख्तर सफ़ो और मैं मिद्दो, ये अस्सू क्यों नहीं कहलाए। वजह ये बताई गई कि आम तौर पर हर नौज़ायदा बच्चा 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे क़ुनूदगी या नीम क़ुनूदगी में रहता है। इस बच्चे का हाल उससे बिल्कुल बरक्स था। रात की तारीकी में खामोशी से उसकी नज़रें ज़्यादातर सच्चे खाने की टिमटिमाती हुई लालटेन पर लगी रहती थीं। और अगर आंखें बहालत मजबूरी बंद होती तो पौ फटने की ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में रोशनी से मोहब्बत और तलाश वो अपनी फितरत में लेकर आए हों। भले आगे चलकर उनकी ज़ाती ज़िंदगी तारीकियों में उलझती रही, लेकिन इस मोहब्बत और तलाश का दामन आखिरी सांस तक उनके हाथ से नहीं छूटा।
गवाह है उनका ये शेर। अब इसके बाद सुबह और सुबह 9 मजाज हम पर है ख़त्म शान गरीबान लखनऊ। मेरे भाई की शख्सियत की एक नुमायाँ खसूसियत थी उनकी फितरत की वो मासूमियत जो हर दौर में उन्हें बच्चों में बच्चा बना देती थी। मेरी गुड़िया की शादी हो तो काजी का फ़र्ज़ उनके सर, मुआवजे में हमारी हनकुलिया का आधा मीठा चावल हड़ा, और हम हमारे साथी मुँह बिसोड़ते रह जाएं। सावन आया तो झूला डालना उनकी ज़िम्मेदारी, लेकिन पेंगों की ज़िम्मेदारी, पेंगों का हक़ उनका। जो ऊंची से ऊंची तर होती जाएं और हमारी चीखों पर उनके कहकहे है। कोई भी खुशकुन मशगला ऐसा न था जिसे उन्हें दिलचस्पी न हो। बाहर गली के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलते तो साथियों के साथ क्रिकेट और हॉकी। पतंगबाजी में उनका जवाब नहीं था। मेरे बच्चों के हाथ में, मेरे और मेरे भांजे के बच्चों के हाथ में चरखी होती और ये काटा वो काटा के नारे। न जाने घर की कितनी चारपाइयाँ उनकी हाई जंप और लॉन्ग जंप की नज़र हुई। यकीन करने की बात नहीं, एक वक्त वर्जिश के तमाम लवाजमात उनके पास थे। आस्तीन ऊपर होती और हमसे फरमाइश होती कि उनके बाहों के मसल दबाएं, और हम नाकामयाब रहते। उनके स्कूल की तालीम लखनऊ में हुई। हिसाब में पूरे नंबर लाते, लिखाई मोती जैसी साफ़ सुथरी, ड्राइंग में यकता। हम बच्चों की फरमाइश पर आन की आन में हाथी हो या घोड़ा, चिड़िया हो या तितली, पेंसिल की मदद से कागज़ पर अपनी सूरत अख्तियार कर लेती। ऊंच नीच ज़ात पात के भेदभाव से बचपन ही से बेनियाज थे। गांव जाते चमारों और कोरियों के बच्चों के साथ उन्हीं के तालाब में तैराकी का मुकाबला करते। बड़े ताया की रिहाइश ज़मींदारी की देखभाल के खातिर गाँव में थी। उन्हें यह हरकतें नागवार गुजरती। उनकी डांट फटकार सुनी से अनसुनी कर जाते, या फिर उनके चेहरे की मासूमियत ताया के रास्ते में हायल होती और उन्हें भतीजे के लिए सेड़ेऊ और बहरोऊ के लक़ब पर इक्तफ़ा करना पड़ता। रुझान को देखते हुए बाप का इरादा था कि बेटा रुकी जाएगा, इंजीनियर बनकर आएगा। माँ का ख्वाब था कि चांद सी बहू घर आएगी, आंगन पोते पोतियों के शोर से खिलखिला उठेगा। क्या कमी थी उनके बेटे में, शक्ल सूरत में जाज़िब नज़र, कद्र कामत में मुनासिब, नक्शा तीखा, होंठ पतले, नाक सुखना, घराना शरीफ, खाता पीता खुशहाल। बहुतेरों ने अपनी बेटियों के लिए हाथ फैलाए, लेकिन बाप की सोच, बेटा जब तक अपने पैरों पर हो शादी का कोई सवाल नहीं, हायल रही। किसे मालूम था कि माँ का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा। तन्हाई उनके बेटे का मुकद्दर है। बाप का तबादला आगरे का हुआ। बेटों का दाखिला सेंट जॉन्स कॉलेज में करवाया गया। मुइन हसन जज़्बी हम जमात फ़ानी बदायूनी का पड़ोस, आले अहमद सुरूर 1 साल सीनियर। मज़ामीन मुंतखब हुए केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथ्स, लेकिन इस ताजमहल की सरजमीन पर मेरे खिलंदड़े तफरीह पसंद मासूम तबीयत और नेक दिल भाई ने के उस रुझान ने जो अब तक फूलों को गुलदान में सजाकर और दिल फरेब मशगलों से दिलचस्पी रख कर मुतमईन था, एक ऐसी अंगड़ाई ली जो हम सब के लिए गैर मुतवक्को थी और शायरी का रूप धारा। उनकी इस तब्दीली के गवाह हैं ये चंद अशार। हो नहीं सकता तेरी इस खुश मज़ाकी का जवाब, शाम का ये समा तेरे हाथों में किताब, रख भी दे अब इस किताब खुश को बालाए ताब, उड़ रहा है रंगो बू की बज़ में तेरा मज़ाक। हुस्न फितरत की लताफत का जो तू कायल नहीं, मैं कहता हूँ तुझे जीने का हक़ हासिल नहीं।
अपनी इस तब्दीली से जैसे वो खुद भी बौखला सा गए हों। दिल का तकाजा कुछ, दिमाग का कुछ, जाएं तो किधर जाएं। इस सूरत हाल में बाप का तबादला अलीगढ़ का हो गया। घर का मोहब्बत आमेज़ और महफूज माहौल भी छूटा। हुस्न फितरत के शैदाई को साइंस और मैथ्स के फार्मूले क्यों कर रास आते। बमुश्किल लश्तम पश्तम इंटरमीडिएट पास किया। वो इम्तहान हॉल में होते और माँ अलीगढ़ में जानमाज पर सीधे में। बहरहाल वो अलीगढ़ बुला लिए गए। यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ और हस्ब मंशा और हस्ब रुझान मज़ामीन का इंतखाब। मेरी नज़र में ये उनकी ज़िंदगी का रोशन तरीन दौर था। रशीद अहमद सिद्दीकी, महमूद साहब और मुख्तार साहब जैसे अदब नवाज उस्तादों की सरपरस्ती मिली। हम मजाक साथियों की सोबत मिली। अदारे के तुलबा और तालिबात में उभरते हुए शायर की बेतरह मकबूलियत थी। अलीगढ़ से अगर उन्होंने बहुत कुछ पाया तो अपने इस अदारे को वो तराना दिया जिससे देश बदेश अलीगढ़ के सिलसिले में जलसे की इब्तिदा होती है। ये दौर हमारी सियासी और समाजी ज़िंदगी का बहुत अहम तरीन दौर था। ये दौर था कौमी आज़ादी की तहरीक का, तालीम निस्वां और अदब बराए ज़िंदगी की तहरीक का और अदब बराए ज़िंदगी की तहरीक का। ग़ज़े के सियासी शऊर, समाजी बसीरत उन राहों की तलाश में थी जिसमें गुर्बत न हो, जहालत न हो, बेरोज़गारी न हो, ज़ात पात मज़हब मिल्लत का भेदभाव न हो। मेरे भाई ने जुलूसों में शरीक होकर वो इनकलाबी नारे तो नहीं लगाए जो कानों को नागवार हों। अलबत्ता उन्होंने इनकलाब के वो गीत गाए जिसमें बाग़ी के दिल की आग, जवानी के खून का जोश, साथ ही साथ नगमासंज गले का सोज गुदास था, जो पुरअसर भी थे और पुरसहर भी। वो नौजवान लड़कों से कहते हैं, जलाले आतिशो बरक़ो सहाब पैदा कर, अजल भी काँप उठे वो शबाब पैदा कर। तेरे ख़राम में है ज़लज़लों का राज पिन्हा, तो हर एक गाम पर एक इनक़लाब पैदा कर। मेरे भाई के लिए तो जवान लड़कियां अख्तर शीरानी की सलमा व अज़रा न थीं। उसे मुखातिब होकर कहते हैं, हिजाबे फितना परवर रब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तेरी नीची नज़र खुद तेरी इस्मत की मुहाफिज है, तू इस नश्तर की तेज़ी आज़मा लेती तो अच्छा था। आया है दुश्मनों के खंजरों पे खून के धब्बे, तू उन्हें रंग यारिस से मिला लेती तो अच्छा था। सनाएँ खींच रखी हैं सरफिरे बागी नौजवानों ने, तू सामाने जराहत अब उठा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पर ये आँचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अफसोस मेरे भाई की अलीगढ़ की ज़िंदगी का ये खुशगवार दौर देर पा न साबित हुआ। अभी फाइनल में पहुँचे ही थे कि ऑल इंडिया रेडियो में आवाज़ की सब एडिटरी की जगह एडवर्टाइज हुई। बिही खाहों के मशवरे पर दरख्वास्त दी और इंतखाब हो गया। दिल्ली की तरफ उनका ये कदम था जो इन्हें इंतशार और इज़्तिराब की तरफ लेता ही चला गया। यहाँ मोहब्बत की बिसात पर ऐसी मार खाई जिसका जवाब नहीं। हाथ बढ़ाया तो ऐसी हस्ती की तरफ जो खिलती हुई कली की तरह शिगौफ़ता व शादाब थी, चंचल और अलबेली, इतनी मासूम कि राह की रुकावटों से भी बेनियाज। उसका दामन तो पहले ही किसी और के हाथ थमाया जा चुका था। घराना ऊंचा था, इंतहाई मुहज़्ज़ब और अदब नवाज। उभरते हुए शायर नेक दिल शरीफ नौजवान की हदबर कदरदानी होती थी, इज़्ज़त थी, आवभगत थी। पर जहाँ दीदा बुज़ुर्गों की आँखें धोखा न खा सकी। एक वक्त आया जब इस घर दारुस्सलाम के दरवाजे उस पर बंद हो गए और उसे बिलाखिर अपने लखनऊ के घर को दारुस्सिराज के नाम देकर इक्तफ़ा करनी पड़ी।
یہ زخم میرے بھائی کے دل پر ایسا تھا جو دھیرے دھیرے ناسور کی صورت اختیار کرتا گیا۔ اس کی نظم مجبوریوں کی چند اشعار سنیے۔ نہ طوفان روک سکتے ہیں نہ آندھی روک سکتی ہے، مگر پھر بھی میں اس قصر حسین تک جا نہیں سکتا۔ وہ مجھ کو چاہتی ہے اور مجھ تک آ نہیں سکتی۔ میں اس کو پوچھتا ہوں اور اس کو پا نہیں سکتا۔ کہ مجبوری سی مجبوری، یہ لاچاری سی لاچاری، کہ اس کے گیت بھی کھول کر گا نہیں سکتا۔ دل میں لگی ہوئی صاف آگ کو شراب کے چھینٹوں سے بجھانے کی کوشش رہی اور یہ عادت بڑھتی گئی۔ اس حالت میں ریڈیو کی نوکری میں بھی خطرے میں پڑی۔ نروس بریک ڈاؤن کے حملے ہوئے، لکھنؤ واپس لائے گئے، حسب حیثیت علاج معالجہ ہوا۔ کچھ عرصہ رانچی مینٹل ہاسپٹل میں گزرا۔ کئی ساتھی تلاش معاش میں بمبئی چلے گئے تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پر جس کے نغمے دل کی آواز کے عادی ہوں، طبلے کی تھاپ کے نہیں، وہ فلمی دنیا میں کیوں کر کھپتا۔ کچھ دن دلی کی ہارڈنگ لائبریری میں کام کیا۔ صبح 9 بجے سے شام کے 5 بجے تک ایک کرسی پہ بیٹھے رہنا اور کتابوں کا حساب کتاب، وہ بھی اس شہر میں جہاں ان کی ہر سانس ان کے دل پر لگے ہوئے زخم کو تازہ کرتی ہو۔ غرض ہے کہ یہ ملازمت بھی چل نہ سکی۔ لکھنؤ واپس ہوئے، باپ کا مشورہ ہوا LLB جوائن کر لیں، آزاد پیشہ ہے۔ قانون کے داؤ پیچ تو ان کے بس کے نہ تھے، البتہ ناقابل اندیش نوجوانوں میں ان کی مقبولیت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا۔ ان کا دلکش انداز ترنم اور انتہائی سنجیدہ انداز میں لطیفہ گوئی اور معاوضے میں سستی شراب اور ٹھرا سودا مہنگا تو نہ تھا۔ خاندان والوں کا مشورہ ہوا کہ پیر میں شادی کی بیڑیاں ڈال دی جائیں۔ بقول عصمت آپا کے ایک وقت تھا جب لڑکیاں ان کے نام کے قرعے نکالتی تھیں، لیکن اب تو ایک شرابی تھا، وہ بھی بے پیسے کا۔ میری ایک کزن نے غالباً عذرائے ہمدردی اپنی بیٹی سے رشتے پہ راضی ہو گئے۔ میرا بھائی کئی دنوں تک بات کو ٹالتا رہا، آخر ماں سے کہی دیا، آپ کیوں کسی غریب کی قسمت پھوڑنے پہ آمادہ ہیں۔ ان کے دل میں تو ایک ہستی کا قبضہ تھا جس کا نام بھی نروس بریک ڈاؤن ہی کے دوران ان کے منہ سے نکلتا تھا۔ غرض ہے کہ زندگی کی محرومیاں اور ناکامیاں بڑھتی گئیں، گھر کی فضا افسردہ سے افسردہ ہوتی گئی۔ میرے بھائی کے چہرے کی ذہانت پر اداسی کا پرتو چھاتا گیا۔ روز کا معمول تھا، شام کو نہا دھو کر تیار ہوتے، کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتے اور شاید سوچتے باہر نکلیں یا نہ نکلیں، آخر کو نکل ہی جاتے۔ دیر رات واپس ہوتے۔ ان کا کھانا ماں پان اور رکشے والے کے لیے چونی کے ساتھ باہر ان کے کمرے میں رکھ دیا جاتا۔ منتوں مرادوں کی پلی ہوئی اولاد کے لیے 11 پیسے خیرات کے لیے، تکیے کے لیے ہوتے۔ ہم سب اس وقت اپنی مڈل کلاس ذہنیت اور اقدار کے قیدی تھے۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکہ بازی سب قابل معافی، لیکن شراب نوشی توبہ توبہ، کسی نے چھوئی نہیں اور انسان سے درندہ بن گیا۔ یہ تھی ہماری اس وقت کی سوچ۔ نوابوں اور رئیسوں کے لیے اقدار الگ تھے، ان کے لیے جام مینا جائز تھا۔ دیر رات جب میرا بھائی واپس ہوتا، اس کے کمرے کا دروازہ ماں تمام ان لوازمات کے کھلا ہوتا جو اس کی ضرورت کے تھے، پر اس کے گھر کا دروازہ اس پر بند ہوتا۔ دیر گئے صبح اندر آتے، شرمندہ و پشیماں، باپ کی اداس خاموشی، ماں کی نصیحتیں، فضیحتیں اور آنسو جس کا ہر قطرہ ان کے دل پر نشتر رہا ہوگا، لیکن بالکل خاموش، جیسے کچھ ایسے الجھاوے میں پھنس گئے ہوں جس سے نکلنے کی تڑپ تو ہو پر سکت نہیں۔
जिस इज़्तिराब व इंतशार से वो गुज़र रहे थे उसकी अक्कासी उनकी नज़्म आवारा में होती है। दिल में शोले उठ रहे हैं, चीख उठते हैं, ऐ ग़म दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। लेकिन सोचिए इस हालत में भी मिटने मिटाने का जज्बा बरकरार रहता है। मुफलिसी और ये मज़ाहिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान व जाबिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ व नादिर हैं नज़र के सामने। ऐ ग़म दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। लेके एक एक के चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके जो दमकता है, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तो तोड़ दूं, कोई तोड़े न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं। ऐ ग़म दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। बढ़कर इस इंदर सभा का साजो सामा फूंक दूं, इसका गुलशन फूंक दूं, उसका शबिस्तां फूंक दूं। तख्त सुल्तान क्या मैं सारा क़स्र सुल्तान फूंक दूं। ऐ ग़म दिल क्या करूं, ऐ वहशत दिल क्या करूं। मेरे दिल में अपनी भाई की जो तस्वीर है वो है एक ऐसी हस्ती की जिसमें खुलूस की लताफत थी, एहसास की नज़ाकत थी, जिसकी फितरत में हुस्न परस्ती और जज्बात की बुलंद हौसगी थी, जिसने आवाज़ दी, देख शमशीर है ये, साज है ये, जाम है ये, तू जो शमशीर उठा ले तो बड़ा काम ये है ये। लेकिन उसमें खुद शमशीर उठाने की सलाहियत न थी। वो शायर था, सिपाही था, मुस्तक़बिल के हसीन ख्वाब देखने और दिखाने वाला। 5 दिसंबर 1955 की शाम वो थी जब वापसी की मंजिल दारुस्सिराज न थी। जाने कहाँ और किस वक्त ब्रेन हेमरेज हुआ। किसी नौजवान नेकदिल राहगीर ने उन्हें बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया। इसे हुस्न इत्तेफाक कहिए या उनकी शख्सियत की कशिश। एक रिश्तेदार खातून जनरल वार्ड की तरफ से गुजरी और उन्होंने मेरे भाई को पहचाना। लावारसों में की सफ में कोमा की हालत। खबर आग की तरह पूरे शहर में फैली। PWA का सालाना कन्वेंशन था, उसी में शरीक होने के लिए घर से निकले थे। सारे दोस्त कदरदां मौजूद थे, लेकिन अस्पताल के दरवाजे पे ये दोस्त और रुफ़क़ाई नहीं थे और बड़ी तादाद में रिक्शे वाले तांगे वालों बड़ी तादाद थी रिक्शे वालों की, तांगे वालों की, पान सिगरेट के दुकानदारों की, कॉफ़ी हाउस के वर्कर्स की। लेकिन मेरा भाई अपनी हर दिल अजीज़ी और अपने इर्द गिर्द से बेखबर था। दिमाग सो चुका था, अलबत्ता दिल धड़कता रहा था, वो भी ज़ख्मी। कब तक साथ देता। जिस तरह से मेरे भाई ने बेशिकवा और शिकायत ज़िंदगी गुजारी थी, इसी तरह से मुकम्मल खामोशी से हम सब से रुखसत हो गया। यह है कहानी आपके शायर मजाज की। मेरे भाजे जावेद अख्तर ने मेरा तफसीली मज़मून हम साथ में पढ़कर कहा, अम्मा अगर मामू साहब को वो नॉर्मल और पुरसुकून ज़िंदगी मिली होती जिसकी आप सबको ख्वाहिश थी, तो क्या उनकी कलम से आवारा जैसी नज़्म निकलती जो उनको ताउम्र ज़िंदा रखती। दिमाग भले इस दलील को कबूल कर ले, लेकिन दिल की खलिश का इलाज नहीं। गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं होता, पछताहतें रह जाती हैं। उस वक्त हम में हीरे की परख न थी। अब बहुत देर हो गई।